नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो है वो एक नया टॉपिक या कहें नया सब्जेक्ट एक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एक टॉपिक को देखेंगे जो थोड़ा सा समझ में लोगों को बहुत कम आता है और मैं कोशिश करूंगा कि वो बेसिक चीज़ में आपको उसकी समझा दूं। तो भाई ध्यान रखना कि भाई अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश की जलवायु आज हम देखेंगे और मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं आपका सीधे आगे। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे पूरे कोर्स को देखना चाहते हैं तो ब्राह्मी एकेडमी का एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लगभग सारी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश की जलवायु पर हम सीधे आते हैं। तो जब मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो उसके पहले हम थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो तीन टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए पहले। जैसे एक टर्म्स होता है कौन सा भाई, मौसम, जिसको हम कहते हैं आपका वेदर। और वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है जो छोटे समय के लिए जो आपकी वायुवीय दशाएं होती हैं या आपका एटमॉस्फेयर जो कंडीशंस होती हैं। जैसे मान के चलिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अब जिस दिन धूप आ गई उसको हमने क्या कह दिया, धूप का मौसम हो गया। या किसी दिन पानी गिर गया तो पानी का मौसम हो गया। तो ये एक शॉर्ट टर्म जो है वो क्या होती है भाई, आपकी कंडीशंस होती हैं, जो कुछ घंटों के लिए हो सकती है या कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकती है। मौसम का जब सामान्यकृत रूप हम देखते हैं, एक कॉमन फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म देखते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका सीजन कहा जाता है या ऋतु कहा जाता है ना। अब ऋतु में क्या होता है, जैसे भाई अब इस समय पर अधिकांश क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो इसको हमने जनरलाइज, इसका एक जो है वो वेदर कैसा हो गया कि इसमें आपका अधिकतर पानी गिर रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया भाई, इसको हमने दे दिया रेनी सीजन। गर्मी के मौसम में अधिकतर तापमान गर्म रहता है तो उसको हमने ग्रीष्म काल कह दिया, तो उसको हमने ग्रीष्म ऋतु कह दिया। लेकिन अब उस गर्मी के मौसम में भी हर एक दिन आपका एक जैसा नहीं होता। कभी कभी होता है कि पानी गिरने लगता है गर्मी में, तो पानी का मौसम हो गया। तो मौसम बहुत शॉर्ट टर्म है, उसका जनरलाइज फॉर्म है आपका ऋतु। और जब ये आपका बहुत लंबे समय के लिए होने लगे या आपका 20-25 साल के लिए हो, तो उसको क्या कहते हैं, आपका क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और भाई इसी के अनुसार लगभग आपकी जो है वो फसलें, आपकी वनस्पतियां सब निर्धारित होती हैं। इसीलिए जब जलवायु परिवर्तन होता है तो आप देखेंगे ऋतुओं में भी परिवर्तन होना चालू हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई जलवायु क्या होती है। तो जलवायु, ध्यान रखिएगा, जो मौसम की दिशाएं होती हैं, मौसम की जो दशाएं होती हैं, उन मौसम की दशाओं का एक सामान्य रूप क्या होता है भाई, आपका जलवायु होता है। क्लाइमेट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेदर डायरेक्शन। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई जो आपका क्लाइमेट होता है ये क्या है, ये भाई ध्यान रखना आपका जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म है किसका भाई, आपका वेदर डायरेक्शंस का। या अगर हम बात करें वेदर कंडीशंस, यहां पर लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो भाई ध्यान रखना किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का जो समग्र रूप होता है उसको जलवायु कहते हैं। जो किसी भी क्षेत्र में जो मौसम या किसी भी क्षेत्र में जो ऋतुएं होती हैं उनका जो क्रम होता है, मतलब किसी भी एरिया का मौसम जब आपका लंबे समय के लिए हम देखते हैं, 20-25 साल के लगभग देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं आपका क्लाइमेट कहते हैं। ठीक, चलिए, तो भाई ध्यान रखना, अब क्लाइमेट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्लाइमेट में हम टेम्परेचर को देखते हैं, क्लाइमेट को हम विंड्स को देखते हैं, क्लाइमेट में विंड्स की डायरेक्शन देखते हैं, टेम्परेचर कितना है ये देखते हैं, रेनफॉल कितना होता है ये देखते हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है ये हम देखते हैं। ठीक, तो भाई ये सब चीजें हम क्या करते हैं भाई, आपका जो है वो क्लाइमेट में देखते हैं। क्या क्या देखते हैं भाई क्लाइमेट में? क्लाइमेट में हम तापमान देखते हैं, क्लाइमेट में हम हवा की गति वगैरह देखते हैं, दिशा वगैरह देखते हैं, रेनफॉल कितना हो रहा है ये देखते हैं, और ह्यूमिडिटी देखते हैं। तो ये क्या है भाई, आपका एक तरीके की जलवायु होती है। जलवायु के ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। तो भाई ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है भाई, आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अब ध्यान रखना कि लगभग अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 0 डिग्री से कर्क रेखा
या अगर हम बात करें जो मकर रेखा है, यहां तक का जो क्लाइमेट पाया जाता है इसको उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट कहा जाता है ना। मेजर फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये आपका सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप की जो है वो आपका कहलाता है। और भारत भी इसी में आता है, इसलिए भारत में आपको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो आपका देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल मानसून आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना कि भाई आपका जो है पर क्या होता है कि स्ट्रक्चर अलग अलग है। जलवायु कभी भी केवल अक्षांश पर निर्भर नहीं करती, और भी चीजें जो है वो क्लाइमेट को निर्भर करती हैं। तो इसके कारण अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग जो है वो क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक, तो ध्यान रखना कि राज्य अगर पूछा जाए कभी भी मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो भाई उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा? क्योंकि कर्क रेखा के पास स्थित है। और मानसूनी क्यों कहा? क्योंकि भाई यहां पर मौसम में परिवर्तन के साथ साथ हवाओं की दिशाओं में क्या हो जाता है भाई? परिवर्तन हो जाता है। 6 महीने हवाएं जो हैं वो आपका साउथ वेस्ट से कहां चलती हैं भाई? आपका नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती हैं। और 6 महीने हवाएं जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से कहां चलती है भाई? साउथ वेस्ट की ओर चलती है। तो मौसमों के साथ या आपका जो है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ साथ मौसम चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको मानसूनी जलवायु जो है वो आपका कहते हैं। अब बात यह है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हो चाहे भारत हो, लगभग ये फैक्टर्स जो हैं अगर हम बात करें तो सभी जलवायु को क्या करेंगे भाई? आपका प्रभावित करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहली चीज तो भाई आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य आपका उपस्थित होता है, इसीलिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश जो है वो क्योंकि बीच से गुजरती है, इसीलिए कर्क रेखा की उपस्थिति क्या करती है? मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। इसके बाद ध्यान रखना दूसरा है समुद्र से दूरी। भाई एक जो है समुद्र क्या करता है? समुद्र जो है वो तापमान को बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि हवाएं क्या होती हैं समझिएगा, हवाएं ठंडे स्थल से गर्म स्थल की ओर चलती हैं। हवाएं हमेशा ठंडे स्थल से कहां चलती है? गर्म स्थल की ओर चलती है। क्यों चलती है समझिएगा, क्योंकि भाई आपका होता क्या है कि जब आप हवाओं की बात करते हैं तो जहां पर आपका हाई टेम्परेचर होता है वहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और फिर आपका फैलना चालू कर देती है। अब यहां पर जो है जो वैक्यूम आपका बन रहा है, इस वैक्यूम को, अच्छा ये हवाएं कहीं ना कहीं तो उतरेंगी। अब यहां पर ये जो वैक्यूम बन रहा है, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हवाएं जो है किसी लो टेम्परेचर वाले स्थान से इस हाई टेम्परेचर वाले स्थान की ओर बढ़ना चालू होगी, क्योंकि भाई इस वैक्यूम को हवा को भरना भी तो है। इसीलिए हम कहते हैं कि हवाएं जो है वो आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर चलती हैं। या कह सकते हैं यहाँ हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो हमारे ऊपर से वायु का दबाव हट रहा है, तो हट रहा है तो कैसा प्रेशर हो जाएगा? हवाओं का लो प्रेशर हो जाएगा। हवाओं का प्रेशर जो उठ रही है ऊपर, तो उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ पर हवाएं उतर रही हैं तो कैसा प्रेशर हो जाएगा भाई? हाई प्रेशर हो जाएगा। तो आप देखिए हवाएं लो प्रेशर, आपका लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर से कहां चलती है? हाई टेम्परेचर या लो प्रेशर की ओर चलते हैं। तो इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। सेम बात यहीं पर है कि भाई आपका समुद्र से जब दूरी होगी, मान लीजिए गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में धरातल आपका गर्म हो गया, तो भाई अब उसके कंपैरिजन में समुद्र क्या है भाई? आपका ठंडा है। और समुद्र ठंडा है तो भाई क्या होगा? जो है वहां से ठंडी हवाएं आपको आना चालू होंगी। कभी भी आप गर्मी के समय में किसी बड़ी विशाल जल राशि के पास जाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई हिमालय जो है वो आपका उत्तर से आने वाली जो बहुत ठंडी हवाएं होती है उनसे हमको क्या करता है भाई? आपका बचाता है। उसके बाद पर्वतों की स्थिति। भाई ध्यान रखना, हवाएं जिस भी डायरेक्शन में जाती है ना, पर्वत उसके बैरियर के रूप में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हवाओं को रोक नहीं पाएगा तो बारिश होगी नहीं। क्योंकि होता क्या है, पर्वत क्या करता है भाई? इन हवाओं को रोकता है। हवाएं इस पर्वतों पर चढ़ती हैं ऊपर, और भाई उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है और पानी गिरता है। लेकिन अगर मान लीजिए हवाएं जिस डायरेक्शन में चल रही है, पर्वत आपका उसी डायरेक्शन में हो, तो भाई ये हवा
हवाओं को काट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो पर्वतों की उपस्थिति तो ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति कैसी है ये भी निर्भर करती है किसमें भाई। अगर हम बात करें तो आपका जो है वो ध्यान रखिएगा किसी भी देश के या मध्य प्रदेश के मानसून को प्रभावित करने में। इसके बाद औसत ऊंचाई ध्यान रखना भाई। औसत ऊंचाई क्या होती है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है भाई आपका कम होता जाता है, और जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है भाई आपका बढ़ता जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना धरातलीय स्वरूप। जैसे आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में धूप में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत देर से गर्म होती है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती। अगर आप देखेंगे एक लकड़ी की बेंच पड़ी है, एक लोहे की बेंच पड़ी है, तो आप देखेंगे लोहे की बेंच बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन लकड़ी की बेंच उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है। ठंडी में भी लोहे की बेंच बहुत ठंडी हो जाती है, लेकिन लोहे की बेंच बहुत ठंडी हो जाएगी, लेकिन लकड़ी की बेंच बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी। तो क्या है, ऐसे ही धरातल की भी प्रकृति होती है। चट्टानी एरिया जो होगा वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इसीलिए आप देखेंगे ग्वालियर वाला एरिया जो है यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई जिस एरिया जो एरिया ऐसा है, जैसे हम देखें मालवा वाला क्षेत्र, ये मिट्टी से बना हुआ एरिया है, और ये मिट्टी जो है वो देर से गर्म होती है और बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती है। इसीलिए यहां पर आपको जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, सामान्य आपको जो है वो गर्मी देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब आगे बात करें तो देखिए हमको देखना है पहली चीज प्रश्न क्या बनते हैं। ठीक, तो प्रश्न ध्यान रखिएगा, प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं, जलवायु से संबंधित दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो क्या बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि भाई आपका जो है मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश। ठीक, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक सवाल बनता है आपका जलवायु प्रदेश का, और दूसरा सवाल क्या बनता है, दूसरा सवाल बनता है मध्य प्रदेश में मौसम या मध्य प्रदेश में आपका ऋतुएं। इसके अलावा बाकी फैक्चुअल चीज रहती हैं। मेंस के हिसाब से दो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस बार आपने देखा प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्ट से एक सवाल आया है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम जलवायु प्रदेश देखेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई आपका मौसम या ऋतुएं देखेंगे। अब देखिए जलवायु प्रदेश को देखेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे पहले एक मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं। केवल अगर आपको ये मैप याद है तो आप इसका बेहतर आंसर लिख पाएंगे। ठीक, तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है भाई मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश, या जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट रीजन। ठीक, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के जब हम जलवायु प्रदेश की बात करेंगे या मध्य प्रदेश के हम किसकी बात करेंगे भाई, क्लाइमेट रीजन की बात करेंगे, या क्लाइमेट जो है वो आपका एरियाज की बात करेंगे, तो क्लाइमेट रीजन मध्य प्रदेश में कितने हैं देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो जलवायु के आधार पर, क्लाइमेट के बेसिस पर मध्य प्रदेश को चार भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है, चार भाग में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक काम करो, सीधे मध्य प्रदेश का मैप बना लो, और उस मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि भाई आपका जो है वो कौन कौन सा एरिया है ना। चलिए सॉरी, अब ध्यान रखना इस मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इस मध्य प्रदेश को हम बांटते हैं कितने क्लाइमेटिक जोन में भाई, आपका चार क्लाइमेटिक जोन में बांटते हैं। पहला क्लाइमेटिक जोन आपका है लगभग ये वाला, दूसरा क्लाइमेटिक जोन जो होगा वो आपका पूरा नर्मदा सोन वैली वाला इलाका होगा। तो पूरा नर्मदा वैली वाला इलाका आपका एक क्लाइमेटिक रीजन हो गया, और दूसरा आपका जो है वो एक मालवा हो गया, एक विंध्यन सतपुड़ा हो गया। तो ध्यान रखना ये क्लाइमेटिक रीजन मध्य प्रदेश में रहेंगे। कौन कौन से, एक तो ध्यान रखना इसको हम कहेंगे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, चलिए तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स कहेंगे।
नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हो जाएगा आपका नर्मदा वैली, नर्मदा वैली। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई अगला कौन सा हो जाएगा, अगला है आपका ये जिसको हम कहते हैं भाई मालवा, है ना, मालवा प्लेटू। और भाई इसके बाद अगला जो है वो कौन सा हो जाएगा भाई आपका विंध्यन, विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र, विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन रीजन, विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र। ठीक, इसको क्या कहेंगे भाई हम आपका, इसको कहेंगे हम उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। ये हो जाएगा आपका नर्मदा वैली या नर्मदा घाटी। तो आप देखेंगे ये चार तरीके से हमने क्या किया हुआ, इसको आपका विभाजित किया हुआ है, ये चार टाइप से हमने क्या किया है भाई, इनको आपका बांटा हुआ है। तो इस मैप को आप जो है वो क्या कर लीजिए भाई, बना लीजिए। उत्तर का मैदान, मालवा प्लेटू, नर्मदा सोन वैली और क्या हो जाएगा भाई आपका विंध्य पर्वत क्षेत्र हो जाएगा। तो इस मैप को आप जो है ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के ये चार क्या है भाई आपके जलवायु प्रदेश हैं। अब इसमें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है और उसके पीछे मैं आपको रीजंस बता दूंगा क्या क्या आपके रीजंस हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई इसी में अगर हम देखें आपका, तो भाई लगभग इसी तरीके का मैप हमने जो है वो आपका बनाया है, जिसमें हमने देखा उत्तर का मैदान, जिसमें हमने देखा मालवा का पठार, जिसमें हमने देखा विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश और चौथा हमने देखा नर्मदा सोन घाटी। अब समझना, सबसे पहले बात करते हैं किसकी भाई, आपके उत्तर के मैदान की बात करते हैं। उत्तर के मैदान के बारे में ध्यान रखना, उत्तर का मैदान जो है ना भाई, ये उत्तर का मैदान बना है चट्टानों से। किससे बना है आपका, यहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, यहां पर रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी और इसके कारण ये क्या होता है भाई आपका गर्म भी ज्यादा होता है ना भाई, गर्मी में जल्दी गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी क्या होता है भाई आपका जल्दी होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि किरचॉफ का नियम कहता है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होती उतनी ज्यादा ठंडी भी होती। तो भाई ध्यान रखना, यहां पर क्या पाई जाती है भाई, आपकी चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यहां पर ही अगर मध्य प्रदेश है तो यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है और आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा समुद्र से सबसे दूर है, तो ये वाला हिस्सा दूर है। इसीलिए यहां पर किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाएगा या महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि ग्रीष्म काल यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, एक्सट्रीम हॉट होगा और शीत ऋतु यहां पर क्या होगी, बहुत ज्यादा ठंडी होगी। इसीलिए जब भी आपका जो है वो क्या आता है भाई, गर्मी का मौसम आता है, वैसे ही आप जो है चर्चाओं में नाम आ जाता है ग्वालियर छतरपुर वाले क्षेत्र का, और जैसे ठंडी का मौसम आता है तो वैसे ही वहां पर आपका नाम जो है वो ग्वालियर छतरपुर वाला एरिया आ जाता है। अब एक रीजन और समझना कि आप देखेंगे तो लगभग ये लोकेशन है हिमालय वाली, और हमने देखा कि भाई आपका हवाएं जो है वो कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती हैं। अब एक चीज समझना, जब सूर्य आपका दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध गर्म होगा, तो भाई हिमालय से जो आने वाली हवाएं हैं वो सबसे पहले किसको इंपैक्ट कर रही हैं भाई, तो उत्तर के मैदान को इंपैक्ट कर रही हैं, है ना। तो सीधे कहां पर आ रही है भाई, आपका उत्तर के मैदान में आ रही है। चट्टान है भाई, पत्थर वाला इलाका है अधिकतर, मतलब प्रकृति जो है इसकी पत्थर की है, तो गर्मी को भी ज्यादा ऑब्जर्व करता है, ठंडी को भी ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो भाई अब यहां पर क्या होगा, जैसे शीतकाल आएगा तो हवाएं जो हैं हिमालय की अपेक्षा ये एरिया आपका गर्म है, तो हवाएं वहां से यहां आना चालू होंगी। और भाई ध्यान रखना कि हवाएं जब दक्षिण की ओर जाना चालू होंगी तो सबसे पहले किससे टकराएंगी भाई, उत्तर के मैदान में प्रवेश करेंगी और यहां पर एक प्रकोप होगा जिसको हम कहते हैं कोल्ड वेव्स या हम कहते हैं आपका शीतलहर। तो शीतलहर या आपकी कोल्ड वेव्स जो है यहाँ पर क्या होती हैं भाई, चलती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण से ये क्या होता है भाई, उत्तर का मैदान आपका जो है गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। पुनः बता देता हूं भाई, उत्तर का मैदान जो है ये समुद्र से दूर है, इसलिए यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा, ये एरिया जो है वो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, जिसकी वजह से ये चट्टानें
में गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और कर्क रेखा की उपस्थिति के कारण, यहीं से कर्क रेखा निकल रही है, तो कर्क रेखा के समीप होने के कारण ये 3 कारण हैं जिसके कारण गर्मी में ये क्या हो जाता है भाई, क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और भाई ये जो है हिमालय के पास स्थित है और भाई आपका शीतकाल में हिमालय से आने वाली शीतलहर सबसे पहले इसको प्रभावित करती है, इसी कारण यहाँ पर ठंडी क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक, दूसरा आते हैं किस पर भाई, आपका मालवा पर आते हैं। चलिए, है ना, दूसरा किस पर आते हैं भाई, आपका मालवा वाले एरिया में आते हैं। तो मालवा वाले एरिया में अगर हम बात करेंगे तो भाई आप देखेंगे क्या कि मालवा वाला जो आपका एरिया है ये मिट्टी से बना हुआ है। जब हम इसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि भाई मालवा जो है वो बना होता है किससे भाई, आपका दक्कन क्रम की चट्टानों से बना है। ठीक, दक्कन सीरीज की रॉक से बना है। तो ये एरिया मेनली बना किससे है, तो भाई ध्यान रखना ये एरिया मेनली बना है आपका मिट्टी से बना हुआ है ना। और मिट्टी जो है वो आपकी कम गर्म होती है, ध्यान रखना। अगर हम गर्म की बात करें तो ये कम गर्म होती है और ठंडी भी कैसी होती है भाई, ठंड का भी प्रभाव आपका ज्यादा नहीं पड़ता क्योंकि ये उष्मा की कुचालक होती है, हीट की इंसुलेटर होती है। तो इसी वजह से क्या होता है भाई, मालवा का पठार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। दूसरा, अब कहते हैं कि काली मिट्टी, तो भाई गर्मी के समय में अधिकतर यहाँ पर फसलें होती हैं, है ना, और फसलें होती हैं तो सीधे आपका जो है वो सरफेस पर धूप नहीं पड़ती है। तो जब सरफेस पर धूप नहीं पड़ेगी तो भाई आपका ध्यान रखिएगा हीट को ऑब्जर्व नहीं करेगा सरफेस, और जब सरफेस गर्म नहीं होगा तो तापमान भी आपका ज्यादा नहीं होगा। भाई ध्यान रखना, मालवा के बारे में जो है वो एक यात्री थे जिसका नाम था फायान, और फायान क्या कह गए हैं, फायान जो है वो ध्यान रखना मालवा की जलवायु को भाई क्या कह गए हैं, सबसे अच्छी जलवायु, मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कह गए हैं ना। तो विश्व की क्या कह गए भाई, आपका सर्वश्रेष्ठ जलवायु कह गए हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगला कौन सा है भाई, आपका विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश। अब ध्यान रखना, देखो अब कैसे याद कर सकते हैं, यहां पर दोनों आपका क्या है भाई, एक्सट्रीम है, दोनों क्या है, एक्सट्रीम है। यहां पर दोनों चीजें क्या है, सामान्य है। गर्मी जो है वो आपकी सामान्य गर्म है और शीतकाल भी क्या है, आपका सामान्य ठंडा है, क्योंकि मिट्टी जो है वो हीट की इंसुलेटर होती है। तो भाई ये यहाँ का एरिया गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाता और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। अब ध्यान रखना, अगला है नर्मदा वैली की भी हम लगे नंबर बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर पहले नर्मदा वैली की अगर हम बात करें तो भाई ये एरिया कौन सा है, घाटी वाला एरिया है। और हमने पढ़ा कि पृथ्वी के नीचे जाने पर आपका तापमान क्या होता है, जैसे ही आप नीचे जाएंगे वैसे ही तापमान क्या होगा, सॉरी आपका तापमान जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी में नीचे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा भाई, आपका इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के गर्त में भी क्या है भाई, आपका जो है वो मैग्मा है। तो ध्यान रखिएगा, अब ये घाटी वाला एरिया है तो नीचे वाला एरिया है, हवाएं यहां से मूव नहीं कर पा रही। तो अब क्या होगा कि भाई ये एरिया कर्क रेखा के पास भी है। तो भाई ध्यान रखिएगा, अब यहां पर और साथ ही साथ में आप देखोगे तो जब नर्मदा सोन वैली की ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो विंध्यन सीरीज की रॉक्स यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो अब कुछ रीजंस ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके कारण यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा भाई, आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो कौन कौन से रीजन से ध्यान रखिएगा, पहला रीजन तो क्या हो गया भाई, पहला रीजन हो गया कि ये हिस्सा कैसा है भाई, आपका थोड़ा सा निचला हिस्सा है, लोअर एरिया है। दूसरा किससे बना है भाई, आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। तीसरा कि ये आपका जो है वो कर्क रेखा के पास है, इसीलिए इन कारणों से इस एरिया में जब गर्मी होगी तब तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, लेकिन जब ठंडी होगी तो भाई वहां पर ठंडी सामान्य पड़ेगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर गर्मी कैसी होगी भाई, अत्यधिक गर्म, लेकिन ठंडी कैसी होगी, सामान्य होगी। क्यों होगी कि भाई अगर मान लीजिए आप आग के पास बैठे हैं या कोई स्थान है जहां की प्रकृति गर्म है, अब आप गर्मी में बैठेंगे तो और गर्मी लगेगी। भाई होता है ना कि आपका जो है मान लीजिए आपका
रूम जो है वो बिल्कुल छत पर बना हुआ है, टॉप फ्लोर पर। अब वहां पर गर्मी के समय में धूप पड़ रही है ज्यादा, या आपकी जो उसकी प्रवृत्ति गर्म होना, तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। लेकिन ठंडी में आपका जो है वो सामान्य ठंडा रहेगा। आप आग के पास बैठे हैं, गर्मी में बैठेंगे तो और गर्मी लगेगी, लेकिन ठंडी में बैठेंगे तो आपकी ठंडक जो है वो दूर होगी, इसलिए ठंडी वहां पर आपकी सामान्य होगी। अगला ध्यान रखना, अगला क्या है भाई आपका जो है वो विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। अब ध्यान रखो भाई इसके बारे में, जब हम मध्य प्रदेश में ऋतुएं पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मानसून की एक शाखा जो है वो दक्षिण पूर्व से आती है। ये बार इस बार सवाल भी आपका आया था। तो भाई ये जो आपकी मानसून की एक शाखा है वो दक्षिण पूर्व से आती है, इसलिए जैसे जैसे आप दक्षिण पूर्व से मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे वर्षा में आपकी कमी आती है। ये हम समझेंगे जब हम वर्षा ऋतु पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, ये जो एरिया है, पहली बात तो ये एरिया कैसा है भाई आपका जो है वो पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश के, इसीलिए यहाँ पर पानी कैसा गिरता है भाई आपका ज्यादा गिरता है, तो ये एरिया आपका अधिक वर्षा वाला एरिया है। दूसरा, इस एरिया में आप देखेंगे तो भाई अधिकतर आपके फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो दूसरा क्या है भाई आपका, यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट या आपको वन देखने को मिलेंगे। तीसरा, ये स्थान थोड़ा सा हाइट इसकी है, क्योंकि ये क्या है भाई आपका माउंटेन रेंज है। तो भाई ध्यान रखना, ये क्या है भाई, अगर हम बात करें तो पर्वत है यहाँ पर, और पर्वत की ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो इस एरिया में पानी भी ज्यादा गिर रहा है, इस एरिया में फॉरेस्ट भी है, और इस एरिया में पर्वत भी है। अब क्या होता है कि भाई इन पर्वतों में क्या है आपके फॉरेस्ट हैं, तो धूप देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लाइमेट को, तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए पर्वतों पर वृक्ष ना हो, तो आप देखेंगे धूप सबसे पहले पड़ेगी पर्वत पर, और सबसे लास्ट पर जब सनसेट हो रहा होगा तब भी किस पर पड़ेगी भाई आपका पर्वत पर पड़ेगी। तो आप ये देखेंगे कि भाई इससे क्या होता है कि इससे जो है वो आपका ये एरिया ज्यादा टाइम तक सनलाइट लेता है, तो इस एरिया को तो गर्म होना चाहिए। लेकिन भाई ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है कि भाई यहाँ पर आपके जो है वो फॉरेस्ट लगे हुए हैं, और फॉरेस्ट होने की वजह से भाई आपका पर्वतों पर पेड़ होने की वजह से सीधी जो है वो आपकी क्या नहीं पड़ती भाई, रोशनी जो है वो धरातल पर नहीं पड़ती, और धरातल आपका गर्म नहीं हो पाता। इसीलिए भाई ध्यान रखिएगा, ये एरिया कैसा रहेगा, ग्रीष्म काल में तो आपका सामान्य गर्म रहेगा, क्योंकि जहां पेड़ होंगे ज्यादा, जहां पानी गिरेगा ज्यादा, वो एरिया कैसा रहेगा भाई आपका ग्रीष्म काल में सामान्य गर्म रहेगा। लेकिन जैसे ही शीतकाल आएगा, पानी अधिक गिरता है, पेड़ पौधे अधिक हैं, पर्वत अधिक हैं, ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी भाई आपका कमी होगी। लेकिन जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे तो भाई आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः ब्रीफ कर देता हूं, मध्य प्रदेश को जलवायुवीय आधार पर जो है वो हमने बांटा है 4 पार्ट में। पहला है उत्तर का मैदान, दूसरा है मालवा, तीसरा है नर्मदा वैली, चौथा है आपका विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का मैदान जो है वो समुद्र से बहुत दूर है, दूसरा कारण जो है वो कर्क रेखा के पास है, तीसरा उसकी धरातलीय प्रकृति जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से बने होने के कारण भाई यहाँ पर चट्टानों की अधिकता है, बालू की अधिकता है, इसीलिए भाई ये एरिया गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। दूसरा कि इसकी स्थिति हिमालय के पास में है, जब भारत में शीतकाल आता है तब हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना चालू होती हैं, और उत्तर पूर्व से आने वाली हिमालय की ठंडी हवाएं सबसे पहले प्रभाव डालती हैं कहां पर भाई आपका इस जो है मध्य भारत वाले एरिया में, या उत्तर के मैदान वाले एरिया में प्रभाव डालती हैं। और क्योंकि चट्टान है तो ये जल्दी ठंडी भी होती है, जल्दी गर्म भी होती है। तो अब जब ठंडी आई तो शीत लहर यहाँ पर चल रही है, और शीत लहर के कारण ये जो पूरा एरिया है ये क्या हो जाता है, ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। आप सुनते होंगे छतरपुर का नौगांव,
गर्मी में भी नाम आता है और शीतकाल में भी नाम आता है। दूसरा है मालवा का पठार। मालवा का पठार अगर हम कंपेयर करें तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर क्या है आपका अरावली, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका अरावली हो गया। यहाँ अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो भाई ध्यान रखना मालवा का पठार जो है वो आपका अरेबियन सी के ज्यादा पास है ना, तो जो आपका अरब सागर है उसके ज्यादा पास है और भाई इसी वजह से यहाँ पर आपका सम क्लाइमेट पाया जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कैसा क्लाइमेट पाया जाता है भाई, सम जलवायु पाई जाती है, मतलब कि भाई आपका जो है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। तो ध्यान रखो पहली चीज तो समुद्र के ज्यादा पास, मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं मध्य प्रदेश को तो समुद्र के ज्यादा पास है। दूसरा कि मिट्टी से बना हुआ आपका एरिया है, तो भाई मिट्टी जो है वो हीट की जो है वो इंसुलेटर होती है। दूसरा कि भाई यहाँ पर आपका कृषि वाला एरिया है, कृषि आपका ज्यादा होती है। तीसरा अगर हम बात करें तो इन सब के कारण जो है वो क्या होगा भाई आपका यहाँ पर सम क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ना गर्मी ज्यादा होगी ना ठंडी ज्यादा होगी, बहुत अच्छा क्लाइमेट यहाँ का है, इसलिए मालवा ने इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। तीसरा कारण हम देखते हैं नर्मदा घाटी का। तो नर्मदा घाटी में जो है वो क्या है भाई आपका, एक तो गहराई में स्थित है, गहराई बढ़ेगी तापमान बढ़ेगा। दूसरा कर्क रेखा के पास में है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा कि भाई विंध्यन क्रम की चट्टानों से पड़ा है, नर्मदा के किनारे आप आसपास रेत देखते होंगे, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से आपका जो है ये एरिया बना हुआ है। इसी कारण ध्यान रखिएगा ये एरिया आपका गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही गर्म है इस एरिया की, इसलिए भाई गर्मी पड़ेगी तो और गर्म हो गया, और भाई ठंडी होगी तो भाई क्या रहेगा आपका ये सामान्य ठंडा रहेगा। तो उत्तर के मैदान का अपोजिट मालवा और भाई नर्मदा का अपोजिट कौन हो जाएगा, विंध्यन सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, तो ध्यान रखना मैदान और पठार अपोजिट रहेंगे और घाटी और पर्वत क्या रहेंगे भाई आपके अपोजिट रहेंगे। घाटी में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म रहेगी, शीत ऋतु सामान्य ठंडी रहेगी। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म रहेगी, शीत ऋतु अधिक ठंडी रहेगी। अब विंध्यन सतपुड़ा वाले एरिया में हमने क्या देखा कि दक्षिण पूर्व से आपका जो है वो क्या आता है भाई, हमारे यहाँ पर यहाँ से पानी गिरना स्टार्ट होता है, ये पानी का अधिक पानी गिरने वाला आपका एरिया है। यहाँ पर आपको पूरे सतपुड़ा विंध्याचल में फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से धूप सीधे सरफेस पर नहीं पड़ती है, जिसके कारण ये एरिया गर्मी में सामान्य गर्म रहता है, लेकिन शीतकाल में आपका अत्यधिक ठंडा जो है वो आपका हो जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के चार आपके जो है वो क्या थे भाई, अगर हम देखें तो चार आपके जो हैं वो आपके जलवायुवीय प्रदेश थे। अब जो है इसके बाद हम जो है वो देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश की ऋतुएं कौन कौन सी हैं। ठीक, चलिए ऋतुओं की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना मध्य प्रदेश में तीन ऋतुएं मेनली आपकी पाई जाती हैं। कौन कौन सी तीन ऋतुएं पाई जाती हैं, चलो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मेन फैक्टर है वो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में एक पाया जाता है आपका समर सीजन, है ना। दूसरा आपका जो है वो रेनी पाया जाता है, और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा कौन सा पाया जाता है भाई आपका विंटर सीजन पाया जाता है। चलिए अब एक चीज ध्यान रखना, ग्रीष्म काल को जो है यहाँ पर कुछ नाम आप ध्यान रखिएगा। जैसे ग्रीष्म काल को जानते हैं किस नाम से, यूनाला के नाम से। तो ग्रीष्म काल को मध्य प्रदेश में यूनाला के नाम से जाना जाता है। रैनी को या वर्षा काल को जाना जाता है चौमासा के नाम से, और शीतकाल को जाना जाता है सियाला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई शीतकाल में जो वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको जो है वो कहा जाता है आपका मावठ, जो अधिकतर दिसंबर जनवरी वाले अवसर में आपका होती है। तो शीतकाल में जो रेनफॉल होता है उसको मावठ कहा जाता है। ग्रीष्म काल ध्यान रखिएगा भाई, हमारे यहाँ लगभग मार्च से चालू होता है, मिड मार्च से चालू होता है, और लगभग जून तक आपका जो है वो मिड मार्च से मिड जून तक आपका जो है वो क्या चलता है भाई, ध्यान रखिएगा समर सीजन आपका चलता है। और इस समय जो है वो ध्यान रखिएगा मार्च के बाद अगर हम बात करें तो क्या
होगा भाई, आपका सूरज जो है वो आपका जो है वो सीधे नॉर्थ में आपका एंटर कर जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि तापमान आपका बढ़ेगा। और भाई ध्यान रखिएगा, मार्च के बाद मध्य प्रदेश का तापमान में वृद्धि चालू होती है। और भाई सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश में कहां होता है, तो हमने देखा कि सर्वाधिक तापमान जो है वो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ एमपी में, या अगर हम बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए इसके बाद भाई ऑफिशियली रूप से ध्यान रखना, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो सबसे गर्म स्थान, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान ऑफिशियली तौर पर औपचारिक रूप में डेटा में अभी तक जो है वो कौन सा है भाई, आपका गंजबासौदा। लेकिन भाई ध्यान रखना उसके बाद भी आपका जो है वो भाई बुरहानपुर के साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई आपका भिंड, और भिंड के साथ साथ आपका नौगांव है छतरपुर में, यहां पर भी गंजबासौदा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है, लगभग 49 के आसपास रिकॉर्ड किया जा चुका है। लेकिन भाई ध्यान रखना अभी भी ऑफिशियल डेटा में क्या है, आपका गंजबासौदा है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म काल में सबसे गर्म महीना मध्य प्रदेश में जो होता है, सबसे गर्म महीना कौन सा होता है भाई, आपका मई का होता है। अब देखिए होता क्या है कि 21 जून को जो है वो सूरज कहां होता है भाई, आपका सीधे कर्क रेखा में होता है। तो भाई ये जून का महीना ही आपका गर्म होना चाहिए सबसे ज्यादा। लेकिन होता क्या है भाई, ध्यान रखना 1 जून आते आते जो है वो भारत के दक्षिण में मानसून की एंट्री हो जाती है। और मानसून क्या करता है कि भाई मानसून जो है वो आपका पानी गिराना चालू कर देता है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है भाई, आपका मई के महीने में पड़ती है। इस पॉइंट को जो है वो आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, अगला है चौमासा। तो भाई ध्यान रखना कि आपका जो है वो जून के अंत से अगर हम बात करें तो लगभग आपका सितंबर तक कौन सा महीना चलता है भाई, ये चलता है आपका जो है वो रैनी सीजन चलता है। अब रैनी सीजन में ध्यान रखिएगा कि भारत में जो मानसून की जो बारिश होती है ये भाई आपका मानसून की दोनों शाखाओं से होती है ना। तो मानसून की 2 शाखाओं से पानी गिरता है मध्य प्रदेश में, और वो 2 शाखाएं कौन सी हैं, एक है आपका अरब सागर की शाखा और दूसरी कौन सी है भाई, आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखना होता क्या है कि मान के चलिए ये भारत का जो हिस्सा है, तो एक तो आपकी ये ब्रांच सीधी आ रही है जो बारिश करवा रही है, दूसरी ब्रांच जो है वो यहां से आपकी एंटर होकर जो है वो आ रही है, तो यहां से टर्न होकर आ रही है। तो भाई यहां पर ये जो आ रही है इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कह दिया, ये जो आपको आ रही है इसको अरेबियन सी ब्रांच कह दिया। तो मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से क्या गिरता है भाई, ध्यान रखिएगा, आपका पानी गिरता है। तो इतना पॉइंट जो है वो क्या रखना भाई, आप ध्यान रखना। ठीक, अब ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है भाई, आपका 112 सेंटीमीटर। ठीक, तो ध्यान रखना 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। इसको आप क्या कह सकते हैं भाई, 1120 mm भी कह सकते हैं, मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हाँ भाई जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में अगर आप रेनफॉल की बात करेंगे तो भाई अगर हम इस मध्य प्रदेश का एक मैप बनाते हैं, तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में हम जो है ना वो बांट लेते लगभग कुछ एरिया में। जैसे आपका ये जो एरिया है यहां पर ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है भाई, आपका औसत से कम वर्षा होती है। यहां पर क्या होता है भाई, आपका बिलो देन एवरेज रेनफॉल या औसत से कम वर्षा होती है ना। यहाँ पर लगभग आपको जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है भाई, आपका औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा मतलब कि यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता
मिलता है। तीसरा ध्यान रखना, ये जो स्थान है यहाँ पर औसत से ज्यादा वर्षा होती है। औसत से ज्यादा वर्षा मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और ये जो पचमढ़ी वाला क्षेत्र है ना भाई, यहां पर ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये वर्षा कितनी होती है भाई, लगभग आपका 199 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो भाई ध्यान रखना, होता क्या है कि भाई मध्य प्रदेश में जो मानसून है एक तो यहां से एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ की ब्रांच बहुत ज्यादा काम नहीं करती, बहुत ज्यादा पानी उसमें नहीं होता है, क्योंकि पानी गिराकर वो आ चुकी होती है वेस्टर्न घाट में। तो भाई यहां से जो आपकी शाखा जो भाई पूर्वी घाट के किनारों से टूटकर आती है, ये शाखा ध्यान रखिएगा, ये क्या करती है, जब ये आती है तो यहां से पानी गिराते हुए आपका जाती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में, ये कहीं लिख लीजिएगा आप कि जैसे जैसे मध्य प्रदेश में आप जो है वो दक्षिण पूर्व से कहां जाएंगे, उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में क्या आएगी भाई, आपका कमी आएगी। तो ये था आपका भाई रेनफॉल, ध्यान रखना। इसके बाद अब ध्यान रखना, सितंबर में रेनफॉल क्या होता है आपका भाई, समाप्त होता है। तो कब तक है भाई आपका, सितंबर। अब इसके बाद क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में जैसे ही पानी गिरना बंद हुआ, वैसे ही भाई क्या होगा, आपका तापमान में वृद्धि होती है ना। तो सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ भाई, आपका पानी गिरना जो है वो क्या हुआ, आपका बंद हुआ। तो जैसे ही पानी गिरना बंद हुआ, उसके बाद क्या होगा भाई, आपका पानी गिरना बंद हुआ तो तापमान में क्या हुई भाई, आपका वृद्धि हुई। और तापमान में जो वृद्धि हुई, इसको हमने कह दिया क्या भाई, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कह दिया। मध्य प्रदेश में सेकंड समर जो है इसको हमने कह दिया। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आपका और आगे। अब इसके बाद जो है तो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु ध्यान रखिएगा कब आती है भाई, आपका सितंबर अक्टूबर के समय में आती है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला है आपका विंटर सीजन, या अगर हम बात करें आपका सियाला। अब इसको ध्यान रखना, ये कब से कब तक रहेगी भाई, तो भाई ध्यान रखिएगा ये आपका अक्टूबर से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी भाई, आपका लगभग मिड मार्च तक जो है वो आपका चलेगी। ठीक, अब ध्यान रखना सबसे ठंडे या सबसे ठंडे महीने जो आपके होंगे, सबसे अधिक ठंड जो है वो आपका किस मंथ में पड़ेगी, तो सबसे अधिक पड़ेगी भाई आपका जो है वो दिसंबर और जनवरी में। तो दिसंबर और जनवरी ध्यान रखिएगा आपका सबसे अधिक ठंड वाला जो है वो क्या है भाई, आपका एरिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई दिसंबर जनवरी के समय ही क्या गिरेगा भाई, आपका जो है वो शीतकाल में वर्षा होगी, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, मावट कहते हैं। भाई ध्यान रखिएगा औसत रूप से सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है ना, तो औसत रूप से सबसे ठंडा स्थान जो मध्य प्रदेश का है वो कौन सा है भाई, ध्यान रखना शिवपुरी है। क्योंकि भाई एक तो चट्टानी एरिया प्लस अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट वाला एरिया भी यहाँ पर है। ठीक, तो ध्यान रखना सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भाई, पचमढ़ी वाले क्षेत्र में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पचमढ़ी में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा ध्यान रखना भाई भिंड में एक स्थान है जिसका नाम है आपका गोहद। ठीक, तो ध्यान रखना भिंड में एक स्थान है जिसका नाम है गोहद, यहां पर क्या होती है भाई, आपकी सबसे कम वर्षा होती है। तो ये लगभग क्या है भाई, आपका जो है वो आपका पूरा सीजन वाला पोर्शन हो गया, ये आपका जो है पूरा ऋतुओं वाला पोर्शन हो गया। तो हमने दोनों चीजें देख ली, क्या क्या देख लिया कि भाई आपका जो है वो हमने देख लिया कि आपका कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं। दूसरा हमने मध्य प्रदेश में ऋतुएं देख ली। एक फैक्ट और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म महीना मई का होता है, सबसे ज्यादा ठंडा दिसंबर जनवरी का होता है। सबसे आपका जो है सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर जो आपका पाया जाता है, मतलब ताप में जो अंतर पाया जाता है, दिन और रात के तापमान में जो सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है किस महीने में भाई, मार्च के महीने में पाया जाता है, जब गर्मी से आपका जो शीत काल से जब आपका गर्मी का मौसम आने वाला होता है। दूसरा ध्यान रखना मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है, जो आपका सीजन लेबोरेटरी है या ऋतु वेधशाला जो है ये कहां पर है, तो भाई ध्यान रखना ये आपका इंदौर में है। ठीक, तो लगभग इतनी चीजें आप जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो है वो मध्य प्रदेश की जलवायु वाला सेक्शन होता है समाप्त। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।